Hello everyone, welcome to my channel Excellent Coaching. We'll start with the next topic of CTET today, which is the theory of जॉन पियाजे. और इनको हम जीन पियाजे और के नाम से भी बोलते हैं कभी कभार, बट एक्चुअल जो प्रोनाउंसिएशन है इसको इनकी जो स्विस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जॉन पियाजे बोला जाता है. बट ऑब्वियसली हमें थोड़ा इजी लगता है जीन पियाजे बोलने में, तो वी कैन से जीन पियाजे. आपने पियाजे की थ्योरी के बारे में बहुत बार सुना होगा, बहुत फेमस है. और इनकी बहुत सारी चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड थ्योरीज़ हैं जिनको हम स्कूल लेवल में भी पढ़ते हैं. और जो साइकोलॉजी बैकग्राउंड से पहले से फेमिलियर है उनको पता है कि इनकी थ्योरी के बिना कभी भी डेवलपमेंट की थ्योरी या चाइल्ड साइकोलॉजी कंप्लीट नहीं है. तो सीटेट के सिलेबस में जॉन पियाजे की जो थ्योरी है इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है. सीडीपी में इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं. और हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी जो है इनकी थ्योरी से बहुत सारी चीज़ें ली है. अपने सिस्टम को हमने बहुत इम्प्रूव किया है, बहुत चीज़ें उसमें चेंजेस करी हैं बेस्ड ऑन दी थ्योरी ऑफ जॉन पियाजे, जिससे हमारी लर्निंग जो है बच्चों की लर्निंग और बेटर हुई है. और इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी बताई थी अपनी रिसर्च वर्क में, बहुत सारी चीज़ें करी थी जिससे हमें पता चला था कि चाइल्ड लर्निंग कैसे होती है, चाइल्ड डेवलपमेंट कैसे होती है, और लर्निंग में क्या क्या चीज़ें हम क्या क्या बदलाव ला सकते हैं जिससे हम और एफिशिएंट वे से लर्निंग में बच्चों की लर्निंग और डेवलपमेंट में और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. तो पहले अब इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर इनकी थ्योरी को समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो इंट्रोडक्शन टू जॉन पियाजे वॉज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं. ये इनका जो बर्थ था वो स्विट्ज़रलैंड में हुआ था. एंड ही इज़ नोन फॉर हिज वर्क इन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव थ्योरी. तो दो चीज़ों के लिए इनको जाना जाता है. एक तो चाइल्ड डेवलपमेंट की ऊपर इन्होंने बहुत रिसर्च किया था, थ्योरीज़ हैं इनकी. और दूसरा कॉग्निटिव थ्योरी जो इनकी है, जिसमें कंस्ट्रक्टिविज़म जो है उस स्कूल ऑफ थॉट को ये फॉलो करते थे. तो इनको कंस्ट्रक्टिविस्ट भी बोला जाता है. और इनका जो काम है मोस्टली चाइल्ड डेवलपमेंट और कॉग्निटिव थ्योरी में ही हमने देखा है कि इनका जो रिसर्च वर्क है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. तो बैकग्राउंड इनका क्या था कि बिकॉज ही वॉज ऑफ अ वेरी क्यूरियस माइंड, ये हमेशा बहुत इंक्विजिटिव रहते थे, बहुत क्यूरियस रहते थे चीज़ों को लेके, जिस वजह से ये यंग एज से ही अपने रिसर्च वर्क में शुरू हो गया था इनका रिसर्च वर्क. पहले ये एनिमल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस इनका रहता था. तो अर्ली रिसर्च जो इनकी थी वो मोलस्क के ऊपर और अदर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के ऊपर, नेचर के ऊपर फोकस ज़्यादा होता था इनके रिसर्च वर्क का. देन ही स्टार्टेड हिज फॉर्मल एजुकेशन. तो यूनिवर्सिटी ऑफ नौशेटेल है स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ पे इन्होंने अपना जो काम शुरू किया था फॉर्मल एजुकेशन. एंड बिकॉज ऑफ हिज इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, बिकॉज ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, तो इनके एक्सपीरियंसेस जो थे एंड द नेचुरलिस्ट प्रोवाइडेड हिम विद अ सॉलिड एम्पिरिकल बेसिस फॉर फ्यूचर थ्योरीज. तो जो इनका बायोलॉजिकली और जो इनके अंदर पहले से ही पोटेंशियल था, बहुत क्यूरियस माइंड, बहुत इंटेलिजेंट होना, इसके साथ साथ इनको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी, आगे बढ़े, रिसर्च वर्क किया, जिसके कारण ये जो है आज के टाइम पे जो चीज़ें हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो थ्योरीज़ वगैरह ये दे पाए. फिर इनका जो बैकग्राउंड है, अर्ली लाइफ है, दैट पियाजे वॉज बॉर्न इन न्यूशेटेल स्विट्ज़रलैंड इन 1896. और शुरू से ही इनका बहुत साइंटिफिक माइंडसेट था, नेचर को लेके ये बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते थे. ही वॉज वेरी फोकस्ड ऑन दी नेचर, नेचुरलिस्ट चीज़ों के ऊपर, नेचर के क्योंकि ये एनिमल्स के, वाइल्ड लाइफ के ऊपर रिसर्च करते थे स्टार्टिंग में, तो इनका नेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस था. इन्होंने जूलॉजी पढ़ी थी, फिलॉसफी पढ़ी थी, ठीक है. इन्हीं चीज़ों से बाद में क्या हुआ कि साइकोलॉजी की तरफ इनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ. इन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट को एक्सप्लोर करना शुरू किया. His observation of his own children propelled him into the study of child psychology and cognitive. तो इनका मेन बेसिक जो इनके सब्जेक्ट्स थे वो कौन थे? Who were the subjects? इनके खुद के बच्चे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर कि इन्होंने अपने खुद के ही बच्चों के ऊपर, ही हैड 3 चिल्ड्रन, इनके 3 बच्चे थे और उन्हीं के ऊपर इन्होंने अपनी चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टडीज़ करी थी. ऑफ कोर्स लेटर ऑन इन्होंने जो था रिसर्च वर्क में और कुछ वहाँ के आसपास के उस एरिया के बच्चों के ऊपर भी अपनी रिसर्च वर्क फोकस करी थी, बस ज़्यादातर जो इनका टाइम था वो अपने बच्चों के साथ बीतता था. तो ही वॉज मोर फोकस्ड ऑन दी
स्टडिंग द डेवलपमेंट ऑफ हिज ओन चिल्ड्रन, अपने खुद के बच्चों की डेवलपमेंट पे स्टडी करी थी और उसी के बाद इन्होंने अपनी थ्योरीज बनाई थी। फिर पियाजे की थ्योरी के अंदर कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं और उनमें कन्फ्यूजन भी होती है कि उनका मतलब क्या है। तो ये टर्म्स हमें बहुत ज़्यादा क्लियर करने हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे है स्कीमा, इसको स्कीमा बोलते हैं। स्कीमा का क्या मतलब है कि स्कीमा मीन्स पियाजे कह रहे हैं कि चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर वर्ल्ड थ्रू कॉग्निटिव स्कीमास की, अपने माइंड में बच्चे एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं चीज़ों की। जब बच्चे बड़े होते होते चीज़ों को देखते हैं, सीखते हैं, तो जो उनको नज़र आता है ना उससे रिलेटेड वो एक अपने माइंड में कुछ कॉन्सेप्ट बना लेते हैं और फिर वो उसी कॉन्सेप्ट से धीरे धीरे याद करना शुरू करते हैं कि अगर ये चीज़ है तो उसमें क्या, उसका नाम क्या है। अगर कोई और चीज़ दिखती है तो जैसे सपोज़ आप इसको ये मान के चलो कि जो स्कीमा है एक तरह की डिस्क्रिप्शन है। जैसे सपोज़ किसी बच्चे ने किसी एनिमल को देखा और ऑब्वियसली एनिमल को देख के उसके माइंड में बच्चे को ये नज़र जाती है कि देखो हमारे 2 पैर हैं, एनिमल के 4 पैर हैं, पेरेंट्स बोलते हैं। तो उसने अपने माइंड में एक स्कीमा बना लिया कि 4 पेयर ऑफ लेग्स होंगे तो वो एक एनिमल है, 4 पेयर ऑफ लेग्स होंगे और साथ में एक टेल है, तो ये जो स्कीमा है वो एक एनिमल का स्कीमा है। इस तरह से एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन बना ली कि जो इस तरह का दिखता है कोई भी चीज़ जिसके 4 पैर हैं और एक टेल है, तो वो हम उसको एक एनिमल की कैटेगरी में डालेंगे। इस तरीके से जब वो कोई भी चीज़ सीखते हैं, एनिमल के अलावा मान लो वो किसी और चीज़ को, फ्लावर को ही देख रहे हैं अगर, तो उनके माइंड में एक और स्कीमा अलग बनेगा। फ्लावर को लेके कलरफुल होते हैं, फ्लावर की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं कलरफुल होते हैं, फ्रेगरेंस आती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है, फ्रेगरेंस छोड़ते हैं, बहुत अच्छी, कलरफुल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो उसका फीचर, फ्लावर के फीचर में इस तरह से पेटल्स होते हैं, तो फ्लावर के पेटल्स होते हैं। तो इस टाइप से ये स्कीमा जो बन गया वो फ्लावर का बन गया। तो एनिमल को लेके एक स्कीमा बना लेते हैं, फ्लावर को लेके एक स्कीमा, जो जो चीज़ें वो धीरे धीरे बड़े होते होते सीखते जाते हैं। ऑब्वियसली ये बहुत बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है जब वो चीज़ों को लर्न करना सीखते हैं और हर चीज़ का एक स्कीमा उनके माइंड में बैठ जाता है कि कोई ऐसी चीज़ है तो स्कीमा के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं कि वो क्या है। ओके, सो दिस इज़ द मेंटल रिप्रेजेंटेशन, और इसको आप कॉन्सेप्ट्स भी कह सकते हो। कॉन्सेप्ट एक तरह का सिनोनिम हो गया कि वो एक कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बना लेते हैं कि कोई चीज़ देख के कि वो क्या है। ओके, नेक्स्ट आता है एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। तो पहली चीज़ तो वो क्या करते हैं बच्चे, स्कीमास बनाते हैं। दूसरा होता है एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, उसी स्कीमा में एसिमिलेशन और अकोमोडेशन करते हैं। एसिमिलेशन का मतलब ये होता है कि जो स्कीमा ऑलरेडी बना हुआ है, सपोज ये एनिमल वाला स्कीमा है, ये स्कीमा ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसमें उसने जो भी पॉइंट्स डाले हैं, 4 पेयर ऑफ लेग्स होती हैं, उसके बाद एक टेल होती है, तो उसको जो भी अब ऐसा एनिमल दिखेगा तो वो उसको बोलेगा कि जैसे सपोज उसने एक डॉग का स्कीमा बनाया है बच्चे ने कि ये डॉग है। ओके, अब डॉग को देख के जितनी बार भी उसको अलग अलग तरह के डॉग मिलेंगे तो वो अपने उस स्कीमा को रेफ़र करेगा और उसमें देखेगा अच्छा 4 पेयर ऑफ लेग्स हैं, उसकी टेल है, ठीक है, वो बार्क करता है, इस तरीके से आवाज़ निकालता है, बार्किंग करता है, तो वो डॉग है। अब डॉग भी तो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, ज़रूरत है ना कि एक ही तरह का डॉग उसको हमेशा दिखेगा, कभी और किसी ब्रीड का भी डॉग दिख सकता है उसको। तो जब भी वो अलग अलग तरह के डॉग दिखेगा तो वो अपने इसी स्कीमा में ऐड करता जाएगा कि ये भी डॉग है, वो भी डॉग है, सारे अलग अलग टाइप में, लेकिन वो सारे ही डॉग हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह का डॉग हो, अलग अलग वेराइटी ऑफ डॉग्स हो सकते हैं। ओके, तो जब हम वेराइटी की बात कर रहे हैं कि एक ही स्कीमा में वेराइटी ऑफ थिंग्स हो सकती हैं, सिमिलर फीचर्स हैं लेकिन अलग अलग ब्रीड्स हैं, अलग अलग ब्रीड्स हो सकती हैं। अगर हम एनिमल की बात करें अलग अलग ब्रीड हो सकती हैं, अगर हम फ्लावर की बात करें अलग अलग वेराइटीज़ हो सकती हैं, पर वो है तो फ्लावर ही ना, अलग अलग टाइप के फ्लावर हो सकते हैं बट वो आएगा तो फ्लावर में ही, उसका स्कीमा तो सेम रहेगा। तो जब ये चीज़ वो सीख जाता है कि एक ही टाइप में बहुत सारे अलग टाइप्स के हो सकते हैं, तो उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको क्लियर होना चाहिए बिल्कुल कि एसिमिलेशन का मतलब है कि जब वो उसको पता चलता है कि सिर्फ एक ही तरह का नहीं होता है,
अगर एक एनिमल है या एक फ्लावर है तो वो उसमें बहुत सारे टाइप के अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन हम उन सबको एनिमल या डॉग ही बोलेंगे और उन सबको फ्लावर ही बोलेंगे जो उसके अंदर है। फिर दूसरा आता है अकोमोडेशन। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब अकोमोडेशन और एसिमिलेशन में डिफरेंस क्या है? जो अकोमोडेशन है, अकोमोडेशन का मतलब है कि एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी बनी हुई है। अकोमोडेशन मीन्स एक उसने मेंटल रिप्रेजेंटेशन डॉग की बना ली है कि डॉग के अंदर 4 लेग्स होंगे और एक टेल होगी और वो बाग करेगा तो वो एक डॉगी है। बट सपोज कल को वो कोई हॉर्स देखता है, ठीक है, और हॉर्स देख के भी वो अगर कहता है कि ये डॉग है तो उसके पेरेंट्स उसे बोलते हैं कि ये डॉग नहीं है, ये हॉर्स है। तो अब वो बच्चे के माइंड में पहली चीज़ तो ये आएगी कि 4 लेग्स तो इसके भी हैं जैसे डॉग के होते हैं, टेल तो इसकी भी है, बट स्टिल उसको ये बोला गया कि ये डॉग नहीं है, ये हॉर्स होता है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है देखने में, इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा ऊंची है, इस पे लोग बैठ के राइड करते हैं। तो कुछ अलग फीचर्स बताए गए जो डॉग से अलग थे। डॉग में कुछ चीज़ें नहीं थी जो हॉर्स में हैं, या हॉर्स में वो चीज़ें हैं जो डॉग में नहीं हैं। तो जब डिफरेंस पता चला कि ठीक है वो अलग चीज़ थी और ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, हॉर्स है ये भी एनिमल में ही आता है, इट कम्स अंडर एनिमल ओनली, बट डॉग इज़ अ डिफरेंट एनिमल, हॉर्स इज़ अ डिफरेंट एनिमल। तो जब ये चीज़ पता चलती है कि ये दोनों के स्कीमा जो हैं वो अलग अलग बनेंगे, वो सिर्फ डॉग एनिमल ठीक है बट एनिमल के अंदर भी डॉग का स्कीमा अलग बनेगा और हॉर्स का अलग बनेगा, और कल को अगर लायन देखते हैं वहाँ पे जू में जाके तो उसका एक अलग कॉन्सेप्ट बनेगा कि लायन का भी अलग है कॉन्सेप्ट। तो जब ये चीज़ पता चलती है, डिफरेंसेस पता चलते हैं, डिफरेंसेस इन दी सेम स्कीमा जब उसे पता चलते हैं कि मैंने एक एनिमल का स्कीमा बनाया बट उसमें भी डिफरेंसेस हैं, मतलब सारे एनिमल एक ही डॉग की कैटेगरी में नहीं आते हैं, उसमें भी अलग अलग टाइप के एनिमल होंगे। तो जब डिफरेंस पता चलेगा उनके फीचर्स में कि उनके फीचर्स अलग होंगे, उनके करेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे, तो हम उसको बोलेंगे अकोमोडेशन। ओके, तो ये मैं अभी आपको पिक्चर के थ्रू समझा देती हूँ। जैसे दिस इज एसिमिलेशन, आप ध्यान से देखो एसिमिलेशन का क्या मतलब है। अब बच्चे ने यहाँ पे देखा कि ये मैमल्स हैं, तो मैमल्स में ये पिक्चर है, जीब्रा है, ठीक है, और दिए हुए हैं पिक्चर। जीब्रा इज़ अ मैमल, इसकी बच्चे की मदर बोल रही हैं कि जीब्रा एक मैमल होता है और मैमल के अंदर ये सारे चीज़ें आती हैं। तो मैमल के अंदर ही डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स हैं और वो अलग अलग टाइप के एनिमल सारे मैमल में आते हैं। तो एक उसका जो स्कीमा यहाँ पे बन रहा है कि मैमल्स होते हैं, ठीक है, और मैमल्स के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के जानवर आ सकते हैं। वेराइटी, तो दिस इज दी वेराइटी कि ये भी मैमल है, ये भी मैमल है, ये भी मैमल है, वेराइटी हो गया। तो इसको तो बोलते हैं एसिमिलेशन। अकोमोडेशन में क्या होता है, अब यहाँ पे उसने बोला कि ये मैमल है, ठीक है, लेकिन ये जो मैमल है ये तो हॉर्स है और ये जो मैमल है ये तो जीब्रा है। तो अब यहाँ पे इसकी मॉम बोल रही है कि ये तो जीब्रा है, दिस इज जीब्रा, और ये हॉर्स है। तो हॉर्स अलग है, जीब्रा अलग है, बेशक वो मैमल के अंदर ही आते हैं बट दोनों के करेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं, दोनों के फीचर्स अलग हैं, ठीक है। और तो दोनों में डिफरेंसेस हैं, एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं मैमल में, पर उसके अंदर भी दोनों में डिफरेंसेस हैं। हॉर्स अलग चीज़ है, जीब्रा अलग चीज़ है, बेशक वो मैमल है। तो दिस टाइप ऑफ नॉलेज, तो एक स्कीमा जो उसका बना पहला, वो बना के मैमल्स क्या होते हैं, ठीक है, मैमल्स के अंदर बहुत सारे अलग अलग जानवर आते हैं पर वो जानवर तो सेम नहीं है, वो सारे अलग अलग हैं। तो दूसरा जो अब है यहाँ पे अलग अलग स्कीमा बनेगा हर किसी जानवर का, हॉर्स का अलग बनेगा, जीब्रा का अलग बनेगा, वेल का अलग बनेगा, जितने मैमल्स होंगे उनका अलग अलग स्कीमा बनेगा। तो पहली चीज़ तो एसिमिलेशन, एसिमिलेशन मतलब कि एक ही स्कीमा में बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग आ गए। दूसरा अकोमोडेशन, अकोमोडेशन का मतलब कि उन सब में फ़र्क है, जितने भी अलग अलग हैं उन सब में डिफरेंसेस हैं, उनके फीचर्स अलग हैं, उनके करेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, तो सारे बिल्कुल सेम नहीं हैं, उनमें भी डिफरेंसेस आएंगे। तो दिस इज़ व्हाट अकोमोडेशन इज़। तो अगर आपको ये समझ आ गया हो कि पहले हम मेन कैटेगरी का स्कीमा बनाते हैं, फिर मेन कैटेगरी के अंदर जो हमें अलग अलग वेराइटी या डिफरेंसेस नज़र आते हैं उसको जब हम उसमें एडजस्ट करते हैं, अकोमोडेट करते हैं, उसको अकोमोडेशन बोलते हैं।
So, according to Piaget, children assimilate new experiences into their existing mental schemas. तो जब वो न्यू एक्सपीरियंसेस अपने स्कीमा में डालते हैं, दैट इज असिमिलेशन. एंड अकोमोडेट दोज दैट डोंट फिट. अब जो उसमें फिट नहीं होते उनके लिए नया स्कीमा बनाया जाता है. जैसे मैंने आपको बताया कि पहले वो एनिमल के लिए एक स्कीमा बनाते हैं, तो उसके अंदर फिर वो एक डॉग के लिए स्कीमा बनाते हैं. तो डॉग में वो अलग अलग तरह के डॉग देखते हैं, तो वो अगर एक ही स्कीमा में फिट आ जाते हैं एनिमल में और डॉग में ही आ जाते हैं फिट, तो वो स्कीमा सेम रहता है, उसको एसिमिलेशन बोलते हैं. लेकिन डॉग के अलावा अगर वो जीब्रा देख रहा है या वो हॉर्स देख रहा है जो डॉग वाले स्कीमा में फिट नहीं होगा, उसके लिए अलग स्कीमा बनाना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं अकोमोडेशन. तो अकोमोडेशन का मतलब है कि डिफरेंट स्कीमा बनाना पड़ रहा है, उसी कॉन्सेप्ट में फिट नहीं हो रहा है, दैट इज अकोमोडेशन. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो अभी हमने समझा. नेक्स्ट है स्टेजेस. ही आइडेंटिफाइड 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. अब यहाँ पे ये वाले तीनों वर्ड्स आपके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं. अब जो हम जाएंगे नेक्स्ट जाएंगे स्टेजेस जो जॉन पियाजे ने दी थी, जो एग्जाम में अगेन बहुत बार पूछी जाती हैं. सबसे पहली स्टेज, 4 स्टेजेस दी थी इन्होंने. सबसे पहली स्टेज है 0 to 2 ईयर्स, जो इन्फेंट होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी है सेंसरी मोटर स्टेज. इन्फेंट्स, ठीक है, इनको इन्फेंट्स बोलते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज. और इसके जो कुछ फीचर्स हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको कुछ फीचर्स दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि ये कौन सी स्टेज के बच्चे के फीचर्स हैं. तो हमें उस तरीके से इसको तैयार करना है कि एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाता है. तो एग्ज़ाम में आपसे मोस्टली फीचर्स दिए जाएंगे आपको, या इसके एग्जाम्पल दे के पूछेंगे कि अगर ये वाला फीचर है तो ये कौन सी स्टेज का बच्चा शो करेगा, या अगर वो बच्चा ऐसे कर पा रहा है तो वो कौन सा फीचर है, उस फीचर का नाम क्या है. ठीक है. तो पहला है डेवलपमेंट माइलस्टोन. दिस स्टेज फ्रॉम बर्थ टू अराउंड 2 ईयर्स इज मार्क्ड बाय सेंसरी एक्सपीरियंसेस एंड मोटर डेवलपमेंट. सेंसरी का मतलब है सेंसेस, ठीक है, और मोटर का मतलब है मसल्स. ओके. तो सेंसेस का यूज़ करके बच्चे ज़्यादातर चीज़ें मुंह में डालते हैं, टेस्ट करते हैं, हाथों से उठा के उसको फील करते हैं, ठीक है, विजन देखते हैं, चीज़ों को सुनते हैं, स्मेल करते हैं, स्मेल करके अंडरस्टैंड करते हैं. ठीक है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अच्छी स्मेल बुरी स्मेल में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनको अच्छे टेस्ट और बुरे टेस्ट में फ़र्क पता चलता है. विजन, हैंड, फील, ये सारी चीज़ें, सेंसेस सारी काम कर रही है बच्चों की, करेक्ट. तो सेंसरी और मोटर स्टेज है. मोटर स्टेज मतलब मसल्स का यूज़ करना सीखते हैं यहाँ पे. तो बेसिकली यहाँ पे बच्चों का जो एक्सपीरियंस होता है अपने वर्ल्ड का, या वो अपने आसपास की जो भी चीज़ें सीख रहे हैं, आइदर वो अपने सेंसेस से सीख रहे हैं या फिर वो चीज़ों को उठा के, चीज़ों को फेंक के, अपने मसल्स को यूज़ करके सीख रहे हैं. और कोई तरीका नहीं, क्योंकि लैंग्वेज अभी डेवलप नहीं हुई है, तो वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना नहीं आता, बोलना नहीं आता. ठीक है. तो बेसिकली सारी चीज़ें सेंसेस और मोटर डेवलपमेंट से हो रही है, दैट इज़ वाई सेंसरी मोटर डेवलपमेंट. फिर आता है इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ऑब्जेक्ट परमानेंस. इन्फेंट डेवलप द कॉन्सेप्ट दैट ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन दे आर आउट ऑफ साइट. तो इसी स्टेज पे क्या होता है कि बच्चे कॉन्सेप्ट सीखते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस. ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब है चीज़ें परमानेंट होती हैं, चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं. ज़्यादा छोटे जब बच्चे न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, क्या होता है कि जब उनके सामने से आप कोई टॉय हटा देते हो वो उसको ढूंढते नहीं हैं. उन्हें वो चीज़ उनके सामने जो चीज़ नहीं है वो उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करती, वो उनके लिए है ही नहीं. उनके सामने जो चीज़ है वही सिर्फ उसके लिए होती है, एग्जिस्ट करती है. लेकिन जब वो 0 to 2 ईयर्स तक की एज तक जाते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, 2 साल तक के होते हैं, तब अगर आप उनका टॉय छुपा देते हो तो वो उस टॉय को ढूंढने लग जाते हैं. क्यों ढूंढने लग जाते हैं? क्योंकि उनको ये समझ आ जाता है कि चाहे वो ऑब्जेक्ट मेरे सामने नहीं है फिर भी वो एग्जिस्ट करता है, और मैं अगर उसको ढूंढूं तो वो मुझे मिल जाएगा. ओके. तो दैट इज़ व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट परमानेंस. कि जब बच्चों को ये समझ में आने लगता है कि कोई भी चीज़ तब भी एग्जिस्ट करेगी चाहे वो मेरे सामने नहीं है. और ये कहाँ पे काम आता है? ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बच्चों की सेपरेशन एंजाइटी कम करने में काम आता है.
सेपरेशन एंग्जाइटी का मतलब है जब बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर होते हैं तो वो बहुत रोते हैं, ठीक है। तो अगर वो बच्चे को पता है कि मेरी मम्मी मेरे से दूर जा रही है लेकिन मैं उसे ढूंढूंगा तो वो मुझे मिल जाएंगी, तो इस तरीके से उनकी सेपरेशन एंग्जाइटी कम हो जाती है जब उनको ये समझ में आने लगता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस है, मतलब ऑब्जेक्ट मेरे सामने नहीं है पर मुझे, मैं ढूंढूंगा तो मुझे मिल जाएगा, बट वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, दैट इज ऑब्जेक्ट परमानेंस। थर्ड फीचर है एक्सप्लोरेशन एंड क्यूरियोसिटी। छोटे बच्चों में एक्सप्लोर करने का बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, वो अपने सेंसेस से एक्सप्लोर करते हैं, फिज़िकली अपने मसल्स वगैरह को यूज़ करके चीज़ों को फिज़िकली उठा के गिरा के यूज़ करके देखते हैं अपने सराउंडिंग्स को, तो अपने आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर बहुत करते हैं और बहुत क्यूरियस होते हैं चीज़ों को सीखने के लिए, जिसके लिए वो अपने सेंसरी मोटर स्किल्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसमें बर्थ टू 2 ईयर्स में इन्फेंट लर्न अबाउट द वर्ल्ड थ्रू सेंसरी परसेप्शन एंड मोटर एक्टिविटीज़, जैसे मैंने अभी आपको बोला, और सेंसेस में टचिंग, टेस्टिंग, मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स, अपने आसपास की चीज़ों को मैनिपुलेट करना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस में क्या होता है, जैसे बच्चे से पीकाबू खेल रहे हैं, पीकाबू होता है जैसे बच्चे को ऐसे हाथ उठा के बोलते हैं, तो इससे बच्चे को पता होता है कि जो चीज़ मेरे सामने नहीं भी दिख रही मुझे, लेकिन वो अगर हाथ उठाएंगे तो वो सामने आ जाएगी, ठीक है। तो ये गेम जो हम खेलते हैं बच्चों से, पीकाबू बोलते हैं इसको। पीकाबू गेम जो है वो एक तरीके का बच्चे की ऑब्जेक्ट परमानेंस स्किल को डेवलप करता है, जिससे उसको ये पता चलता है कि मेरे सामने जो चीज़ है वो फिर भी मुझे नहीं दिख रही है पर वो वापस आ जाएगी। So, Piaget research emphasized children understanding of object permanence during this stage. तो इसी स्टेज में 0 to 2 ईयर्स में ही, सेंसरी मोटर स्टेज में ही एक कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है और बच्चों को ये समझ में आता है कि कोई चीज़ हमारे सामने नहीं भी है फिर भी वो एग्जिस्ट करती है। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कभी कभार ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, थोड़ी सी डिटेल में आपको और एक दूंगी। इस स्टेज में क्या है, ये बोल रहे हैं कि एक होता है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन यहाँ मैं लिख देती हूँ बड़ा बड़ा, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस, ये होता है 1 to 4 मंथ्स। इन्होंने इस स्टेज को भी महीनों में डिवाइड कर दिया है, 1 से 4 मंथ में होते हैं प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। मतलब जब बच्चा बार बार किसी एक्शन को रिपीट करता है, तो बच्चे अगर बार बार कोई चीज़ मुंह में डाल रहे हैं उठा के, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी सर्कुलर, या वो अपना अंगूठा चूस रहे हैं बार बार, कोई भी ऐसी चीज़ जो एक्शन बार बार बच्चा रिपीट करता है उसको बोलते हैं प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, ठीक है। वो विदाउट एनी रीज़न करते हैं, कोई रीज़न नहीं होता, उनको बस अच्छा लग रहा होता है। फिर यहाँ पे बोला है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, इसका जो एज है वो है 4 to 8 मंथ्स। 4 to 8 मंथ्स। यहाँ पे बच्चे इंटेंशनली जो है एक्शंस को रिपीट करते हैं ताकि कोई रिएक्ट करे, जैसे वो बार बार चीज़ों को ना नीचे गिराएंगे, जानबूझ के नीचे गिराएंगे ताकि उनकी मदर उनके ऊपर अटेंशन दे, या उनके हाथ में कोई खेलने की चीज़ होगी उसको बार बार ऐसे ऐसे हिलाएंगे, लेकिन वो सिर्फ अनइंटेंशनली नहीं कर रहे हैं पहले की तरह कि उनको अच्छा लग रहा है, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि वो चाहते हैं कि लोग उनके ऊपर ध्यान दें, मदर की अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। तो ये 4 to 8 मंथ्स होता है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। फिर आपका आता है टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन। टर्शरी का जो इसमें टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन में जो एज दी हुई है वो है 12 से 18 महीने। 12 से 18 महीने। यहाँ पे क्या है, बच्चा चीज़ें एक्शन क्यों करता है, क्योंकि वो ट्रायल एंड एरर कर रहा है। ट्रायल एंड एरर मतलब वो ना पानी गिरा के देखता है कि क्या होता है, या वो कोई चीज़ हाथ में होगी उसको फेंक के देखेगा कि क्या होगा। वो ट्रायल एंड एरर, वो एक्सपेरिमेंट करके देखता है कि अगर मैं ऐसे करूँगा तो क्या होगा, अगर मैं ऐसे करूँगा तो मेरी मदर कैसे रिएक्ट करेंगी, या अगर मैं कोई चीज़ तोड़ दूँगा तो क्या होगा, या मैं उसके प्लग के अंदर उंगली डालूँगा तो क्या होगा। तो जब वो ट्रायल एंड एरर कर रहा है, और ये चीज़ करने के लायक वो कब होता है, जब वो 1 साल का हो जाता है। तो 12 से 18 महीने में जो एक्शंस वो करता है उसको बोलते हैं टर्शरी सर्कुलर रिएक्शंस, और ये होता है ट्रायल एंड एरर। और सर्कुलर रिएक्शंस क्यों बोला है, क्योंकि वो बार बार रिपीट कर रहा है उस चीज़ को। तो ये चीज़ें थोड़ी सी और हैं इसके अंदर, और इस स्टेज को इन्होंने थोड़ा सा डिवाइड करके बताया हुआ है। फिर हमारी नेक्स्ट स्टेज आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। पहली स्टेज थी सेंसरी मोटर, क्योंकि सेंसेस और मोटर स्किल्स का ही यूज़ कर सकता था।
अब बच्चा हो गया है 2 से 7 साल का, यहाँ पे वो प्ले स्कूल जाने लगता है। प्ले स्कूल जाने लगता है तो प्री ऑपरेशनल स्टेज है। प्री ऑपरेशनल क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं जो वो बाद में समझेगा, अभी वो नहीं समझता है, इसलिए प्री ऑपरेशनल लिखा है। तो यहाँ पे शुरुआत होती है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मतलब जैसे बच्चों को ए फॉर एप्पल सिखाने के लिए पहले ए का शेप सिखाया जाता है, सिंबल। फिर उनको फोटो दिखाई जाती है कि इस तरह के बना हुआ है और इसको एप्पल बोलते हैं। तो बिना फोटो दिखाए आप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, आपको सिंबल चाहिए। आप जब बच्चों को नमस्ते करना सिखाते हो तो आपको सिंबल दिखाना पड़ता है कि ऐसे करो। तो चिल्ड्रन बिगिन टू यूज वर्ड्स, इमेजेस टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज। वो अपने ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज़ को बोलना शुरू करते हैं, वर्ड्स का यूज़ करना शुरू करते हैं और इमेजेस को देखना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं। इसलिए इस स्टेज को बोलते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है कि सिंबॉलिक स्टेज, या कोई ऐसा आपको क्वेश्चन दे देते हैं जहाँ पे वो कोई एग्जांपल दे देंगे कि एक बच्चा है जिसको हम इमेज से बता रहे हैं तो वो कौन सी स्टेज में है, या ये वर्ड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको ऑप्शन में दिखेगा तो आपको ये याद रखना है कि ये आपका प्री ऑपरेशनल में आता है। फिर बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब ये है कि वो सिर्फ अपने ही पर्सपेक्टिव को समझते हैं, दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझते हैं। जो बच्चे के सामने चीज़ है, जिस तरह वो दिख रही है, उसको ये लगता है कि हर किसी को उसी तरीके से वो चीज़ दिखेगी, दूसरे का कोई और पर्सपेक्टिव नहीं हो सकता। जो मुझे लग रहा है वही है। जो जैसे सपोज़ बच्चे को आप कोई फ़ोटो दिखा रहे हो और उसकी फ़ोटो में उसको कोई चीज़ दिख रही है और पीछे से आपको नहीं दिख रही है। आप बच्चे से पूछ रहे हो कि मुझे क्या दिख रहा है, तो वो बोलेगा आपको फ़ोटो दिख रही है। वो ये नहीं समझ पाएगा कि फ़ोटो फ्रंट में है, बैक साइड में नहीं है। तो उसको सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव दिखता है, वो ये नहीं कह सकता। सपोज़ कोई बॉल गिरी हुई है जो बच्चे को नज़र आ रही है, पर आप जहाँ खड़े हो आपको नहीं दिख रही, तो बच्चा ये सोचेगा कि आपको भी दिख रही है, तो वो इशारा करेगा बॉल है, क्योंकि उसको दिख रही है। वो ये नहीं समझ पाएगा कि आप दूसरे कमरे में हो, आपको नहीं दिखेगा। उस चीज़ को ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं, जो वो सिर्फ अपने ही पर्सपेक्टिव को समझ सकता है। वो ये नहीं सोच सकता है कि दूसरे का कोई और पर्सपेक्टिव भी हो सकता है। ओके, तो इस एज में ईगोसेंट्रिज्म होता है, जो धीरे धीरे बाद में कम हो जाता है। फिर इमेजिनेशन एंड प्रिटेंड प्ले। बच्चे इमेजिनेशन का यूज़ करना सीखना शुरू करते हैं और प्रिटेंड प्ले करते हैं जब वो अपने मॉम की, डैड की नकल करते हैं, डॉक्टर की नकल करते हैं, डॉक्टर खेलते हैं। तो इमेजिनेशन शुरू करते हैं, प्रिटेंड करना, रोल प्ले जिसे हम बोलते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कि स्कूल में थिएटर प्लेज होते हैं तो छोटे छोटे बच्चों को एनिमल बनाया जाता है, कोई ट्री बनता है, कोई एनिमल बनता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। इमेजिनेशन शुरुआत होती है जस्ट इमेजिनेशन की, जो आगे जाते जाते एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में डेवलप हो जाती है, पर अभी नहीं है। अभी सिर्फ इमेजिन इतना कर पा रहे हैं कि ठीक है, उनको पता है कि ये लॉयन है और मैं लॉयन बना हुआ हूँ, तो प्रिटेंड कर रहे हैं। फिर आती है नेक्स्ट इंट्यूटिव रीजनिंग। इंट्यूटिव का मतलब है सिर्फ अपने इंट्यूशन पे चलते हैं, बेस्ड ऑन दी अपीयरेंस रेदर देन दी लॉजिक। तो ये लॉजिक नहीं है यहाँ पे, देयर इज़ नो लॉजिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंट्यूटिव रीजनिंग का मतलब है कोई लॉजिक नहीं यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ जो दिख रहा है उसके बेस पे बोल रहे हैं। उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, वो चीज़ें ऐसा क्यों हुई है, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं। तो दे आर टोटली बेस्ड ऑन देयर इंस्टिंक्ट्स एंड देयर इंट्यूशन। जो चीज़ सामने है वही सच है, बाकी देयर इज़ नो नथिंग बियॉन्ड दैट, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। और लॉजिक के बारे में तो अभी लॉजिकली सोचने की शुरुआत यहाँ पे नहीं होती है। सो दिस इज़ द प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो इसमें बेसिकली हमने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो याद रखनी है, फर्स्ट इज़ देयर प्रिटेंड प्ले, रोल प्ले, जिसमें इमेजिनेशन, सिंबल, लैंग्वेज, इन चीज़ों की डेवलपमेंट होती है। अच्छा, कई बार ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि प्ले करने से या प्रिटेंड प्ले करने से, और अगर हम रोल प्ले कराते हैं, जैसे बच्चों को थिएटर में या किसी गेम में रोल प्ले कराते हैं, तो बच्चे की क्या क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसमें हेल्प होती है, किस चीज़ में। तो इसमें आप देखो बच्चे की इमेजिनेशन डेवलप हो रही है, बिकॉज वो इमेजिन कर रहा है कि वो डॉक्टर है, या वो टीचर का रोल कर रहा है तो वो इमेजिन कर रहा है कि वो टीचर है। दूसरा सिंबॉलिक प्ले,
वो सिंबल्स करता है, जैसे सपोज वो इंजेक्शन लगा रहा है तो वो एक्टिंग करता है, ठीक है, पेशेंट बनने की सिंबल्स का यूज़ कर रहा है, वो कोई चीज़ बना हुआ है तो वो सिंबल्स का यूज़ कर रहा है, ठीक है। और लैंग्वेज डेवलप हो रही है क्योंकि वो उसकी लैंग्वेज बोलने की कोशिश कर रहा है जो वो प्रिटेंड कर रहा है, तो लैंग्वेज डेवलप हो रही है, ऑब्वियसली कुछ चीज़ें कॉपी करके कर रहा है लेकिन डेवलपमेंट तो हो रही है, और अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है किस चीज़ की। अब जैसे जैसे वो प्रिटेंड प्ले करता जाएगा तो धीरे धीरे वो बड़ा होगा तो उसे ये समझ आएगा कि दूसरे का क्या पर्सपेक्टिव होता है। कैसे, सपोज वो टीचर बना है तो अभी तो वो छोटा है, वो सिर्फ अपने तरीके से ही सोच सकता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा ऐसे ही जब वो टीचर बनने की प्रिटेंड प्ले प्रैक्टिस करेगा या बड़ा होते होते चीज़ें खेलेगा सीखेगा, तब उसको ये समझ आएगा कुछ सालों बाद कि अच्छा जब कोई टीचर होता है तो उसका क्या पर्सपेक्टिव होता है, वो कैसे सोचता है, तो वो चीज़ें ऐसे ही समझ में आती हैं। तो ऐसे ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, इसीलिए प्ले बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है बच्चों की डेवलपमेंट में। फिर आता है ईगोसेंट्रिज्म, सेकंड बहुत इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक, कि जो है वो दूसरों के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को अभी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी वैसे वैसे ईगोसेंट्रिज्म कम होता जाएगा और दूसरों का पर्सपेक्टिव समझना शुरू होते जाएंगे। तीसरी चीज़ मैजिकल थिंकिंग होती है, अनरियलिस्टिक चीज़ों पे बहुत बिलीव करते हैं, जैसे सेंटा क्लॉज, टूथ फेरी, बच्चों को बोलते हैं ना परी आएगी। अब छोटे 2 से 7 साल के बच्चों को आपने कोई चीज़ मनवानी हो तो आपको बोलना पड़ता है कि ऐसे करोगे तो फेरी आएगी, आपको गिफ्ट देके जाएगी, सेंटा क्लॉज, तो वो मान जाते हैं। तो मैजिकल थिंकिंग, अब यहीं कहीं पे इन्हीं चीज़ों की वजह से इमेजिनेशन भी डेवलप होती है, मैजिकल थिंकिंग होती है, सुपर नेचुरल फिनोमिना में बिलीव करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिनके ऊपर आपको क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 साल, फॉर्मल स्कूल कैसे, क्योंकि यहाँ से प्ले स्कूल ख़त्म हो गया, फॉर्मल स्कूल में एंट्री हो गई है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो चीज़ें सामने दिख रही हैं, कॉन्क्रीट हैं, टेंजिबल हैं, ठीक है, टेंजिबल है, सामने कोई चीज़ दिख रही है, उतना तो इमेजिन कर लेंगे, सोच लेंगे। जो कभी देखा नहीं या जो चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट में आती हैं, एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिसकी शेप फिगर साइज़ नहीं होता, जस्ट हमारे इमेजिनेशन के ऊपर ही होता है, हम कभी देख नहीं सकते, हम कभी टच नहीं कर सकते, कभी फील नहीं कर सकते, एब्स्ट्रैक्ट नहीं सोच पाते हैं, बट सामने कोई चीज़ देखी हुई है, कोई चीज़ एक्सपीरियंस करी हुई है, टीवी में कुछ देखा हुआ है, तो वो इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑपरेशनल थिंकिंग हो जाती है। अब यहाँ पे ये ऑपरेशनल वर्ड का मीनिंग बताएंगे, पहले प्री ऑपरेशनल था, अब ऑपरेशनल है, ठीक है। चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली अबाउट कॉन्क्रीट इवेंट, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन। कॉन्क्रीट इवेंट का मतलब है कि जो सामने चीज़ें रखी हैं उस चीज़ को समझना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आपका आता है कंजर्वेशन, जिसको अभी हम डिटेल में समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, बताती हूँ मैं भी आपको कंजर्वेशन। क्लासिफिकेशन कर पाते हैं, दे कैन ऑर्गेनाइज ऑब्जेक्ट्स इनटू कैटेगरीज। कैटेगरीज में कैसे ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, आप उनके सामने अलग अलग शेप रख दो, स्क्वायर शेप रख दो, बहुत सारे ट्रायंगल शेप रख दो और सर्कुलर शेप रख दो, और उनको बोलो इनको अलग अलग पाइल बनाओ, अलग अलग ढूंढ के अलग अलग रखो। सारे स्क्वायर एक तरफ कर देंगे, सारे ट्रायंगल एक तरफ कर देंगे, सारे सर्कल एक तरफ कर देंगे। कलर को डिवाइड करने के लिए बोलो ब्लू कलर एक तरफ कर दो, येलो एक तरफ, तो चीज़ों को कैटेगराइज कर लेते हैं, ठीक है। फिर आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकल थॉट यूज़ करने लगे हैं। हमने प्री ऑपरेशनल में पढ़ा था कि कोई लॉजिक नहीं होता, सिर्फ इंट्यूटिव थिंकिंग होती है, यहाँ पे लॉजिक की शुरुआत है, लॉजिक स्टार्ट हो चुका है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए लॉजिक की शुरुआत हो चुकी है। तो ये कंजर्वेशन इसीलिए यहाँ पे आया है बिकॉज दे हैव स्टार्टेड टू थिंक लॉजिकली, चीज़ों को लॉजिकली समझ पाते हैं, क्लासीफाई कर लेते हैं। क्लासीफाई में ये भी आता है, जैसे उनको बोलो कि हाइट वाइज चीज़ों को लगा दो, तो वो पेंसिल्स को हाइट वाइज लगा सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप बोलोगे ना इसको इमेजिन करके करो, इमेजिन करके बताओ कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, बीच में कौन सी आएगी, तो वहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं। सामने चीज़ रख देंगे,
हाथ में कोई चीज़ है उसको वो हाइट वाइज रख देंगे, बट अगर आप उसको बोलोगे कि आप बिना हाथ लगाए इमेजिन करके जस्ट देख के दूर से बताओ कि कौन सी पेंसिल पहले आएगी कौन सी बाद में आएगी, तो बिना एक्चुअली में करे वो नहीं कर सकते। तो अभी थोड़ा सा शुरुआत हो चुकी है लॉजिक की, सीरिएशन की, इसको सीरिएशन बोलते हैं, लाइन में चीज़ें लगाना, सीरीज़ में लगाना, ABCD सीखना, सीरीज़ में सीखना, काउंटिंग सीखना, सीरिएशन बोलते हैं इसको। सीरिएशन की स्टार्ट हो चुकी है, सीरीज़ में चीज़ें कैसे लगाते हैं समझ आने लग गया है, सबसे बड़ा सबसे छोटा बता पाते हैं, क्लासीफाई कर पाते हैं, ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स लॉजिक से थोड़ा सा डेवलप हो चुके हैं। तो लॉजिकल थिंकिंग चिल्ड्रन बिकम केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लॉजिकल ऑपरेशन एंड प्रिंसिपल। और अब यहाँ पे आ गया कंजर्वेशन, जो मैं आपको वहाँ पे बोल रही थी कि आपको बताऊंगी। दे डेवलप द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट सर्टेन प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन सेम डिस्पाइट चेंजेस इन अपीयरेंस। अब इसके ऊपर ना एक क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी और कई बार आ भी सकता है कि बच्चों को ये पता चल जाता है कि प्रॉपर्टी सेम रहती है चाहे उसकी अपीयरेंस बदल जाए। क्वेश्चन क्या आया हुआ है कि सपोज 2 गिलास रखे हैं और दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक और तीसरा गिलास लिया जो थोड़ा सा चौड़ा है, थोड़ा सा चौड़ा है, और इस गिलास का पानी इसमें डाल दिया, इस गिलास का पानी इसमें डाल दिया। तो अब ये ऑब्वियसली जो है ये पानी जो है इसकी हाइट नीचे हो गई, हाइट कम हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि इसकी विड्थ ज़्यादा है, ये तो हमें पता है, ठीक है, कि अगर ये वाला पानी हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे तो पानी की हाइट जो है वो इतनी नहीं आएगी, उससे कम आएगी, क्योंकि ये गिलास कंटेनर बहुत चौड़ा है तो पानी नीचे की तरफ हो जाएगा। तो अगर ये चीज़ हम इस एज के बच्चों से पूछेंगे तो ये आराम से बता पाएंगे कि वॉल्यूम सेम है, सिर्फ चेंज किस में हुआ है, चेंज उसकी विड्थ में हुआ है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंजर्वेशन। दे कैन ईजीली टेल कि प्रॉपर्टी जो है वो सेम है, सिर्फ उसकी अपीयरेंस बदली है, इसीलिए वॉल्यूम तो सेम है गिलास का, खाली वो दिखने में नीचे हाइट कम हो गई है क्योंकि वो चौड़ा है गिलास। इससे पहले जो बच्चे हैं प्री ऑपरेशनल वाले, वो वाले बच्चे जो हैं 2 से 7 साल वाले जो प्री ऑपरेशनल, उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कंजर्वेशन वाली। वो अगर आप उन बच्चों से पूछोगे प्री ऑपरेशनल स्टेज वाले बच्चों से कि कौन से गिलास में पानी ज़्यादा है, तो वो हाइट के बेस पे कह देंगे कि इसमें ऊंचा है तो इसलिए ज़्यादा है, क्योंकि वो सिर्फ वही चीज़ देख पा रहे हैं जो सामने है, ठीक है। उनको वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट, लॉजिकल थिंकिंग, कंजर्वेशन ये सब डेवलप नहीं हुआ है। बट इस स्टेज के बच्चे, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे, इनमें लॉजिक डेवलप हो गया है, कंजर्वेशन एबिलिटी डेवलप हो गई है, तो ये समझ पा रहे हैं कि अपीयरेंस चेंज होने से प्रॉपर्टी नहीं बदली है, वॉल्यूम उतना ही है। ऑब्वियसली वो वॉल्यूम वगैरह ये सब कैलकुलेट नहीं कर सकते, अभी बहुत छोटे हैं ना, वो ये वर्ड यूज़ करेंगे कि वॉल्यूम है, बट वो ये बता देंगे पानी तो उतना ही है, खाली वो चौड़ा है इसलिए नीचे हो गया है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंजर्वेशन, और इसी तरीके से ये एग्जाम में भी एक बार पूछी गई है आपसे। फिर नेक्स्ट इज डिसेंट्रेशन, द एबिलिटी टू कंसिडर मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ डिसेंट्रेशन का, कि एक सिचुएशन के मल्टीपल एस्पेक्ट कैसे देख लेते हैं। जैसे सपोज उनके सामने कुछ पेंसिल्स रख दी हैं जो अलग अलग कलर की हैं, अलग अलग कलर की पेंसिल्स रखी हैं। अब यहाँ पे अगर आप उस बच्चे से बोलोगे कि आपको इनको सीरीज में लगाना है, हाइट वाइज बड़े से छोटा, प्लस कलर में भी अलग होना चाहिए, मतलब रेड वाले एक साथ, ऑरेंज वाले एक साथ, येलो वाले एक साथ, तो उसको 2 कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है बच्चे को। एक तो उसको कलर पे फोकस करना है, वो कहेगा देखो रेड कलर के 3 हैं, ये वाले और ये वाले, तो वो इन तीनों को अलग करेगा पहले।
फिर वो ऑरेंज कलर के तीनों को अलग करेगा, फिर वो येलो कलर के तीनों को अलग करेगा। तो एक तो वो कलर पे फोकस करेगा, उसके बाद वो जो कलर अलग अलग कर देगा उसको फिर वो सीरीज़ में लगाएगा हाइट वाइज। तो सबसे पहले बड़ी वाली रखेगा, फिर छोटी, फिर सबसे छोटी, तो हाइट। तो एक ही साथ वो दो चीज़ों पे फोकस कर पा रहा है। जैसे यहाँ पे क्या था, वो वॉल्यूम के साथ साथ हाइट दोनों चीज़ों को एक साथ देख पा रहा है, उसको बोलते हैं डिसेंट्रेशन। तो दो एबिलिटीज़ डेवलप हो गई। एक तो ये कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और चेंज कब होती हैं ये थोड़ा बहुत समझने लगते हैं, वो प्रॉपर्टी पढ़ते नहीं है बट आइडिया लगने लगता है। दूसरा, एक साथ दो चीज़ों को फोकस कर पाते हैं, सिर्फ एक चीज़ पे नहीं, उसको बोलते हैं डिसेंट्रेशन। मतलब खाली एक ही चीज़ पे सेंटर्ड नहीं है, डिसेंट्रेशन है, अलग अलग चीज़ों को फोकस कर पाते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको इसके एग्जाम्पल दे के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अगर बच्चा कुछ ऐसा कर पा रहा है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है, अगर बच्चा ऐसा करता है तो वो कौन सी स्टेज पर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके, नेक्स्ट आता है फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल, और ये 11 से 21 साल एडोलोसेंट एज हो गई, 11 से 21 साल। जॉन पियाजे इसको एडोलोसेंट एज बोलते हैं। इससे पहले वाली जो स्टेज थी वो मिडिल चाइल्डहुड स्टेज थी। ठीक है, तो सेंसरी मोटर स्टेज हो गया इन्फेंसी, प्री ऑपरेशनल अर्ली चाइल्डहुड होता है, फिर आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मिडिल चाइल्डहुड होता है, और ये वाला एडोलोसेंट एज होती है अकॉर्डिंग टू जॉन पियाजे। इसमें जो कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्या डेवलप हुआ, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो जो इमेजिनेशन थी वो अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में चेंज हो गई। यहाँ पे वो हाइपोथेटिकल इवेंट्स के बारे में भी सोच लेते हैं। हाइपोथेटिकल, जो कभी नहीं देखी, कभी नहीं सुनी, कुछ नया भी सोच लेते हैं, जो वो जिसके बारे में उन्होंने कभी ना भी सुना हो, कुछ नया इमेजिन कर लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट, बिल्कुल ही एब्स्ट्रैक्ट। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दे कैन प्रपोज, इवेलुएट लॉजिकल हाइपोथेसिस एंड सिस्टमैटिकली टेस्ट सॉल्यूशन। लॉजिक कीवर्ड, यहाँ पे ये कीवर्ड है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग कीवर्ड है, लॉजिक कीवर्ड है, और कोई भी आप उनको इमेजिनरी सिचुएशन दे दो। ये वाले जो बच्चे हैं 11 से 21 साल के, जो एडोलेसेंट एज हो जाती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हो जाती है, इसमें आप कोई भी उनको इमेजिनरी सिचुएशन दे दो और उसको बोलो कि इस सिचुएशन में क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तो वो बच्चे अपनी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का यूज़ करके बहुत सारे लॉजिक्स डिड्यूस करके उसके बहुत सारे सॉल्यूशन बता सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के। उसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। कि कोई भी ऐसी सिचुएशन या प्रॉब्लम दे दो जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो इमेजिनरी है, और उसको बोलो इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, या इसका क्या रीज़न हो सकता है, या इसका कोई सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। तो वो इतना क्रिएटिव और इतना डाइवर्जेंट सोचना शुरू कर चुके होते हैं कि वो उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस एक साथ, जैसे अब क्लास में आपने देखा जब हम टीनेजर्स की क्लास को पढ़ाते हैं, टीनेजर मतलब जो बच्चे 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के आसपास होते हैं, उनकी क्लास में जब आप कोई प्रॉब्लम देते हो करने के लिए, तो वो उस प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। अलग अलग बच्चे अलग अलग आंसर्स बताते हैं, या अलग अलग नए नए सॉल्यूशंस बताते हैं, ये ऐसे भी हो सकता है, ये वैसे भी हो सकता है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। कि लॉजिक के साथ, ऐसे नहीं लॉजिकल नहीं, लॉजिक के साथ, अगर ऐसे करेंगे तो ऐसे भी हो जाएगा, लॉजिक के साथ सिस्टमैटिक सॉल्यूशंस देते हैं। मॉरल रीजनिंग, मॉरल वैल्यूज़, यहाँ पे एथिकल मॉरल वैल्यूज़ के साथ रीजनिंग करना, मॉरल रीजनिंग बिकम मोर सोफिस्टिकेटेड। ठीक है, तो लॉजिक हो गया कीवर्ड, मॉरल रीजनिंग कीवर्ड हो गया, हाइपोथेटिकल थिंकिंग कीवर्ड हो गया, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कीवर्ड हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो दिस वाज द लास्ट स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये एडोलेसेंट एज है, और इसमें बेसिकली इन्हीं के आपको सिचुएशन देके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कौन सी स्टेज की है फीचर, या इस फीचर का नाम क्या है, इस कैरेक्टरिस्टिक का। So this is it, we have finished with the stages of development given by जॉन पियाजे। अब आपके सिलेबस में क्रिटिसिज्म और कंट्रोवर्सीज भी हैं कि जॉन पियाजे की जो थ्योरीज थी
वो उसमें क्या चीज़ें आपको लगा कि गलत हो सकती हैं या क्या चीज़ आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो ये लिखा हुआ है कि कुछ क्रिटिक्स ये आर्ग्यू करते हैं कि जो स्टेजेस उन्होंने दी हैं, चारों स्टेजेस में नॉट बी एज यूनिवर्सल एज इनिशियली प्रपोज, कि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे यूनिवर्सली वो चारों स्टेजेस बिल्कुल वैसे ही चलेंगी जैसे उन्होंने बोला है कि 2 साल तक ही सेंसरी मोटर रहेगा, 2 के बाद एकदम से बच्चा प्री ऑपरेशनल में आ जाता है, फिर 2 से 7 साल के बाद जैसे ही वो 7 साल का होगा वो कॉन्क्रीट में आ जाएगा। तो इट इज़ नॉट यूनिवर्सल, ये हर बच्चे के साथ सेम नहीं हो सकता, तो यूनिवर्सल नहीं है, ये एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है ये, ठीक है। और उसके बाद और भी कुछ क्रिटिसिजम्स हैं जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वाले ये हैं कि अंडर एस्टिमेटिंग एबिलिटीज़, क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट पियाजे अंडर एस्टिमेटेड चिल्ड्रन एबिलिटी, मतलब कई स्टेजेस में ऐसी चीज़ें जो उन्होंने बोली है उससे कई ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं बच्चे, उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया हुआ है बच्चों की एबिलिटीज़ को, बच्चे उससे भी बेटर कर लेते हैं, बहुत अच्छा कर लेते हैं, सिर्फ उतना ही नहीं जितना वो बोल रहे हैं। लैक ऑफ कल्चरल कंसिडरेशन क्यों, क्योंकि उन्होंने अक्रॉस कल्चर ये रिसर्च स्टडीज़ नहीं करी थी, उन्होंने मोस्टली जो स्टडी करी थी वो अपने बच्चों पे की थी और वहाँ के आसपास के जो बच्चे हैं जिनको वो जहाँ उसी जगह पे रहने वाले जो थे, तो मोस्टली एक ही कल्चर के बच्चों को, इन्होंने क्रॉस कल्चरल ये स्टडी नहीं की, तो ये कल्चर बायस्ड है ये स्टडी। नेक्स्ट इज ओवरलुकिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, पियाजे के में इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं है कॉग्निटिव डिफरेंस, इन्होंने बोला है कि सारे बच्चों के साथ सेम ही होगा, सारे बच्चे सेम स्टेजेस से निकलेंगे, तो इसमें कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की तो बात नहीं करी, जैसे कुछ बच्चे गिफ्टेड होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनका आईक्यू बहुत अच्छा होता है, कुछ बच्चे स्पेशल नीड्स कैटेगरी में आते हैं, उनका आईक्यू कम होता है, तो वो जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसका क्या है, उसका कैसे होगा, उसमें ये स्टेजेस में क्या चेंजेस आएंगे, उसके बारे में कहीं पे भी बात नहीं की है। सो ये कुछ पॉइंट्स मैंने जॉट डाउन करे हैं सारी क्रिटिसिज्म में से निकाल के, तो जैसे कि हिज थ्योरी लैक साइंटिफिक कंट्रोल नहीं है क्योंकि सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, इनकी थ्योरी सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, इन्होंने सिर्फ अपने बच्चों के ऊपर ही यूज्ड ओनली ओन चिल्ड्रन फॉर द स्टडी। जब हम अपने बच्चों पे ही स्टडी करते हैं तो हम कई सारी चीज़ें इग्नोर भी कर देते हैं और बायस्ड भी हो जाते हैं कई बारी, तो इसलिए हम इसको साइंटिफिक स्टडी नहीं कह सकते, अपने ही बच्चों पे स्टडी की थी, ये भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। सब्जेक्ट्स वर नॉट स्टडी एंटायर लाइफ स्पैन, बच्चों को पूरे लाइफ स्पैन पे स्टडी नहीं किया उन्होंने, लास्ट जो स्टेज है 11 से 21 साल बस वहाँ तक ही स्टडी किया, 21 साल के बाद क्या होगा उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। ही में हैव अंडर एस्टिमेटेड चाइल्ड कैपेबिलिटीज़, जो भी हमने देखा कि अंडर एस्टिमेट किया है चाइल्ड कैपेबिलिटीज़ को। थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोटिवेशन एंड इमोशन, तो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं, कॉग्निशन के बारे में या किसी की मोटिवेशन बच्चा करना चाहता भी या नहीं करना चाहता, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में, मतलब इमोशंस कैसी हैं, बच्चा परेशान है तो भी वो ये सब करेगा या नहीं करेगा, तो इमोशंस, अटैचमेंट, केयर, इन सब की कोई बात नहीं करी है। द स्टडी इंक्लूडेड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दैट वर टू ब्रॉड मतलब 4 स्टेजेस हैं और उनमें काफ़ी गैप है और कई बार ये ओवरलैप भी तो हो सकता है, ज़रूरी थोड़ा है कि वो स्ट्रिक्ट इतने ही साल में स्टेज बदल जाएगी। देयर वॉज नो अकाउंट फॉर एडल्ट डेवलपमेंट, 21 साल के बाद जब हम एडल्ट हो जाते हैं उसकी कोई भी थ्योरी उन्होंने नहीं दी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट डज नॉट कंटिन्यू थ्रू द एडल्टहुड में कोई कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में नहीं बताया। चाइल्ड इन द स्टडी में हैव बीन कम्प्लीटली कॉम्पिटेंट बट कुड नॉट परफॉर्म द टास्क वेल ड्यू टू मोटिवेशनल, तो वही बात है कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चा कॉम्पिटेंट नहीं है, हो सकता है बच्चा बहुत कॉम्पिटेंट हो, वो पियाजे जो कह रहे हैं कि वो बच्चा ऐसे कर सकता है, वो कर सकता है, लेकिन अंदर से मोटिवेशन ना हो, इमोशनली सेटिस्फाइड बच्चा ना हो, इमोशनली हर्ट हो, इमोशनली कुछ प्रॉब्लम हो, तो ये चीज़ें कंसीडर नहीं है। द मोस्ट क्रिटिसाइज एस्पेक्ट ऑफ पियाजे थ्योरी इज दैट फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट कैन बी अचीव एज अर्ली एज 11 ईयर्स ऑफ एज। तो लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत और लगती है कि इन्होंने फॉर्मल ऑपरेशनल जो स्टेज है ये 11 साल से ही शुरू कर दी, जो बहुत ही छोटी एज है, ठीक है, 11 से बोला 21 साल तक, तो 11 से 21 साल एक तो बहुत लंबा गैप हो गया, और वहाँ पे कह रहे हैं कि फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट 11 साल से ही शुरू हो जाता है, बहुत जल्दी बोला है।
फॉर्मल ऑपरेशन का मतलब है जो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग की हम बात कर रहे थे, या हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात कर रहे थे। तो वो जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है वो 11 साल मतलब इतनी जल्दी इन्होंने शुरुआत करी, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है पियाजे की थ्योरी के। इसके अलावा भी देखो बहुत सारे क्रिटिसिज्म हैं, और हर जितने भी साइंटिस्ट होते हैं या जितने भी लोग होते हैं जो थ्योरीज देते हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी क्रिटिसिज्म के बाद भी ना उनकी कई चीज़ें फिर आगे कंटिन्यू रहती है, और हमारे आगे की जितनी भी रिसर्च होते हैं, जितने भी हमारी डिस्कवरीज होती हैं, उनमें उन्हीं चीज़ों की वजह से हमें हेल्प मिलती है, उन्हीं थ्योरीज़ को फॉलो किया जाता है। तो उनके जो काम था उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, आगे क्या चीज़ें हैं जो अभी तक चलती आ रही हैं। तो एजुकेशन के ऊपर बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट ये था कि कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग शुरू हुई। कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग का मतलब है कि उनकी थ्योरी से हमें ये पता चला कि बच्चे खुद से कितना एक्सप्लोर करते हैं, उनके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है चीज़ों को सीखने की, और हमें वो अपना खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, अपने माइंड में चीज़ों को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हमें उनको ऐसी फैसिलिटी देनी चाहिए जिससे वो सीखें। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट थॉट जो है उसको एजुकेशन में लाने का जो आइडिया था वो पियाजे से ही आया था। करिकुलम को चेंज करा गया, उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया गया। इनकी थ्योरी से बहुत हेल्प मिली ये चीज़ सीखने में कि बच्चे लर्न कैसे करते हैं। देन साइकोलॉजी में क्या हमें मिला, साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट की हमें थ्योरीज मिली, जिससे हमें समझ में आया कि डेवलपमेंट कैसे बढ़ती है। ऑब्वियसली स्टेजेस में बोला इन्होंने, बट जो भी था उससे हमें आइडिया लगा कि कैसे कैसे हम आगे डेवलप होते हैं। और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा, इनका जो रिसर्च वर्क था वो बहुत ही हेल्पफुल रहा। तो क्रिटिसिज्म तो सब में होता ही है, बट चीज़ें जो पॉजिटिवली उसमें से देखी गई वो ये थी। लास्ट में कंक्लूजन ये है कि इनकी जितने भी थ्योरीज थी या जो भी थी वो आज तक हमें बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को समझने में हेल्प कर रही हैं वो चीज़ें। ठीक है, इनका जो इम्पैक्ट था वो एजुकेशन में, साइकोलॉजी में, फ़िलॉसफी में बहुत ही प्रोफाउंड था, जो आज भी हम उनकी तरफ देखते हैं, उनसे हेल्प लेते हैं, इनके करे गए काम से, रिसर्च वर्क से। और अभी भी इसके ऊपर जो है रिसर्च कंटिन्यू है, इन्हीं की रिसर्च से इंस्पायर होके अभी भी लोग जो हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की नॉलेज में एडवांस रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन बेस इन्हीं को लिया जाता है। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन था पूरा हमारी साइकोलॉजी और एजुकेशनल फील्ड में। सो दिस इज़ इट, वी हैव फिनिश्ड। आई होप आपको जॉन पियाजे का पूरा इन टोटलिटी समझ आ गया होगा कि क्या इनका काम था, क्या बैकग्राउंड था, और कैसे कैसे इनके काम से आज के टाइम पे हमें हेल्प मिलती है चीज़ों को समझने में। और अब हम नेक्स्ट टाइम में दूसरा एक और टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जो है लेव वाइगोट्स्की पे, जिसके ऊपर अगेन बहुत क्वेश्चन आते हैं, वो भी करेंगे। और उससे पहले कुछ क्वेश्चन समझेंगे जो जॉन पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड आते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।